हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर वन है, जिसका सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दो अंकीय प्रश्न देखने वाले हैं। और आपके एग्जाम के लिए यह वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो एग्जाम में आता है वही इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और 2 अंक में जो पूछा गया है 11 से 2024 तक, उसी क्वेश्चन को इसमें लाया गया है, ताकि 2025 में भी यहाँ से पूछे। इसलिए आप लोग अंत तक जरूर देखें। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर पहला है कि क्वेश्चन पहला है, राष्ट्रवाद क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार लीजिएगा। आने की संभावना है 2025 के लिए, पहली या दूसरी सीटिंग में रहेगा तो रहेगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं, राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, पहले मन से हमने बताते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो अपने देश के प्रति प्रेम, राष्ट्रवाद यानी किसी व्यक्ति अपने देश के प्रति कितना चीज अच्छा सोचता है, उसके बारे में दर्शाया गया कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्रवाद, चलिए इसमें से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। और एक परिभाषा और है, चलिए वह देखते हैं। या करके लिखा हुआ है, शॉर्ट में या भी लिख सकते हैं, तो आपको 2 अंक पक्का मिलेगा। यह है कि या अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, जो अपने देश है उसमें प्रेम की भावना, अपने देश के प्रति प्रेम के भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। कि यह व्यक्ति अपने देश के प्रति कितना चीज सोचता है, कितना अच्छा चीज सोचता है, ये सब के बारे में होता है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। ये था पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा है, मेजनी कौन था। तो मेजनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, मेजनी कौन था। तो मेजनी कौन था, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इसका आंसर है मेजनी इटली के एकीकरण का पैगंबर या महिषा कहा जाता था। तो मेजनी कौन था। तो मेजनी इटली के एकीकरण का पैगंबर या महिषा कहा जाता था। वह सांस्कृतिक गणतंत्र विचारों का समर्थक, तथा योग सेनापति था। मेजनी सेनापति था। उन्होंने 1931 में यंग इटली तथा 1934 में यंग यूरोप नामक संस्था को स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, तो इसलिए मेजनी के बारे में ये था जानकारी। मेजनी कौन था। तो मेजनी इटली के एकीकरण का पैगंबर या महिषा कहा जाता था। वह साहित्य गणतंत्र विचारों का समर्थक तथा योग सेनापति था। ये रहा इसका आंसर। बहुत छोटा और बहुत शॉर्टकट में जो पॉइंट मेन है वही पॉइंट को इसमें लिखा गया है, इसलिए आप लोग अच्छे से 1 से 2 बार पढ़ के अपने रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। वीवीआई मारा हुआ है, पहले से वीवीआई मारा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन तीसरा है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधा क्या थी। और जर्मनी जो आजाद होना चाहता था, उसमें आजादी को रोकते हुए उसमें बाधा कौन सा देश था जो बना हुआ था, यानी जो जर्मनी को आजादी होने में रोक रहा था।
बाधा यानी रोक रहा था। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है बाधा निम्न जर्मनी के एकीकरण में निम्न बाधाएं थी। कौन कौन से बाधा थे चलिए देखते हैं। पहला, यह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। ओ भाई, यह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। कौन? जर्मनी जो था यह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। तो एक जगह करने में तो समय लगेगा, इसलिए जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। इसके बाद है राष्ट्रवाद के भावना का अभाव, यानी वहां के जो लोग थे वो अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद न पॉजिटिव थिंकिंग नहीं सोचते थे, इसलिए वहां राष्ट्रवाद के भावना का अभाव था। देख लीजिए दूसरा पॉइंट। और तीसरा है यहाँ राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक भी समानताएं थी। ये रहा आपका 3 पॉइंट। और चौथा है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। ये चारों पॉइंट मेन है, इसलिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है कि मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग क्या है? चौथा मेटरनिक युग क्या है? क्वेश्चन चौथा। तो मेटरनिक युग के बारे में जानकारी लेते हैं। मेटरनिक युग है क्या? तो ये क्वेश्चन है मेटरनिक युग क्या है, इसका आंसर चलिए पढ़ते हैं। आंसर है ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक को माना जाता था। यह भी अभी तक सही है कि ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था। ऑब्जेक्टिव आता है तो आप लोग क्या मारिएगा, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर था। चलिए आंसर पढ़ते हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक 1815 से 1848 ईस्वी तक शासन किया। इसी दौरान उसने यूरोप की राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इसी काल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। सॉरी, चलिए समझाते हैं इसको। जो मेटरनिक था वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ये बात सही है। और 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक उसने ऑस्ट्रिया में शासन किया और बहुत प्रमुख भूमिका निभाई। यहाँ जो वहां के लोग थे उनके साथ अच्छे से रहन सहन किया, तो प्रमुख भूमिका निभाई। और इसी काल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। देख लीजिए, ये रहा मेटरनिक युग के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा इसका आंसर। एक से दो बार पढ़ लीजिएगा फिर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 1848 ईस्वी 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी मार लीजिएगा, इसको आने की संभावना है। आने की संभावना है, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? चलिए कारण पढ़ते हैं। पहला आंसर में इसका है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण थे, जिसमें पहला है लुई फिलिप के कमजोर एवं उदारवादी नीति। जो लुई फिलिप थे वहां के, उनका कमजोर उदारवादी नीति था। ये है पहला कारण। दूसरा कारण चलिए देखते हैं। दूसरा कारण है कि लुई फिलिप की असफल विदेशी नीति। जो लुई फिलिप थे वह विदेशी नीति लाया था और लागू किया था, तो वह असफल रहा। और तीसरा है राज्यों में भूखमरी एवं बेरोजगारी का होना। राज्य में बहुत बड़ा भूखमरी और बेरोजगारी छा गया था। इसी कारण फ्रांसीसी में मुख्य कारण ये थे फ्रांसीसी का 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी कारण के मुख्य कारण यही सब थे। क्वेश्चन छठा है। टोटल 8 क्वेश्चन है। चलिए छठा देखते हैं। छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छठा है इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी?
जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो ऑस्ट्रिया जो थी, ऑस्ट्रिया एक देश है, उसमें इटली में क्या योगदान रहा, यानी ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण यानी इटली को आजाद कराने में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें इसका आंसर लिखा हुआ है, इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का बाधा था। पहला पॉइंट, इटली 1830 के क्रांति के बाद 1830 की क्रांति के बाद हुआ, उसे ऑस्ट्रिया के चांसलर ने दबा दिया। इटली का एकीकरण फिर से पढ़ते हैं, इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ा बाधा थी। इटली 1830 की क्रांति के बाद इटली में जो नागरिक आंदोलन शुरू हुआ, इटली में जो नागरिक आंदोलन यानी नागरिकों के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था, उसे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने दबा दिया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। और जर्मनी जर्मनी के बारे में देखते हैं। जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर ने दमनकारी नीति कानून लाया, जिससे इटली का एकीकरण में बाधा बन गया था। आने की संभावना है। छठा देख लीजिएगा अच्छा से। क्वेश्चन 7वां पढ़ते हैं। क्वेश्चन 7वां है, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताएं। वियना कांग्रेस के 2 उपलब्धियां कौन कौन से, चलिए देखते हैं। तो वियना कांग्रेस के 2 उपलब्धियां निम्न है। चलिए पहला पढ़ते हैं, वियना कांग्रेस द्वारा बुर्बोज राजवंश की पुनः स्थापना किया गया था। पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट ये है। तो दूसरा है, वियना कांग्रेस द्वारा लुई अठारहवां फ्रांस का राजा बनाया। ये रहा वियना कांग्रेस के 2 उपलब्धियां, जिसमें पहला है कि वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना की गई, और दूसरा वियना कांग्रेस द्वारा लुई अठारहवां फ्रांस का राजा बना। ये रहा आपके सामने दूसरा। और एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और है। गैरीबाल्डी के बारे में चर्चा करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और पहले से भी हमारा, इसलिए इसको एम भी कर लीजिए। आने की 100% संभावना है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। आने की संभावना यह काफी अधिक है। इसके लिए सॉरी जो थोड़ा सा पीछे बैल पेपर पे चला गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 7वां, गैरीबाल्डी का चर्चा करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी का चर्चा करें। VVI क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। VVI है, गैरीबाल्डी का चर्चा करें। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। गैरीबाल्डी का मानना था कि इटली का एकीकरण युद्ध के बिना संभव नहीं है। जो गैरीबाल्डी क्या थे, पेशे से एक नाविक थे। उनका मानना था कि इटली का एकीकरण जब तक के युद्ध न हो सके, ये संभव नहीं है कि यह अपने आप को आजाद कर सके, तो संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने आक्रमण नीति अपनाई। गैरीबाल्डी ने आक्रमण नीति अपनाई। लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से, जो जहाँ पे उन रहते थे, उनके आसपास के किसानों की सहायता से सिसिलिया तथा नेपल्स पर अपना अधिकार कायम किया। उन्होंने सार्डिनिया ने मिला लिया, और गैरीबाल्डी ने पोप पर आक्रमण करना चाहता था, परंतु काउंट काबू ने उसे अनुमति नहीं दी। ये था गैरीबाल्डी के बारे में चर्चा। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये है गैरीबाल्डी के बारे में। तो गैरीबाल्डी के बारे में आई होप आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा 1 से 2 बार। और लास्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की कौन सा नीति अपनाई। जो जर्मनी के एकीकरण था, उसमें बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, चलिए देखते हैं। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के दौरान सैन्य शक्ति का महत्व समझा
समझा था, इसलिए उन्होंने रक्त और लौह नीति अपनाया। तो आज तक के लिए इतना ही था। तो आई होप आप लोग का क्लास अच्छा लगा है तो लाइक, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेस्ट ऑफ लक, और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। थैंक यू।